Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8 of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और इंपॉर्टेंट नोट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिल जाएंगी, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आपको पता होगा आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। मैंने मॉर्निंग में आपको 4:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पर, प्लस यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था कि आज का द हिंदू का वीडियो 10 से 11 के बीच में आएगा। तो अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना, मेरे थ्रोट में पेन हो रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है, मैं जो सलाइवा है उसको स्वालो नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे आराम मिला है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा आप लोगों को, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पर अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। कोशिश थी मेरी कि मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। तो अब यहाँ पर फाइनली वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ, लेकिन आज मैप का क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, और आज मैं ऐसी धीरे धीरे बोलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, या वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा लेना, तो उसके थ्रू आप लोग वीडियो को जल्दी कवर कर पाओगे। फिलहाल हम लोग जो आज क्वेश्चन लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, क्योंकि डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तो 2008 का PYQ है, ये मैप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो माल्टा है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बाल्टिक सी, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी ब्लैक सी, या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ सी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। देख पाओगे आप पेज नंबर 1 पर हमारे पास कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की गई है ना। और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर फोकस किया है, उनके ऊपर जोर दिया है कि वो बातचीत करें यूक्रेन के लीडर के साथ। मतलब अभी कंट्रीज़ का मेजर फोकस ये है रशिया यूक्रेन के जो बीच का विवाद है वो सॉल्व हो जाए। वो विवाद कैसे सॉल्व हो सकता है, जब दोनों कंट्रीज आपस में बैठकर बातचीत करेंगी। तो वो इस आर्टिकल मेंशन है, तो कोई ऐसी नई चीज़ मेंशन नहीं है। तो आज के जो एडिटोरियल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पेज भी बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, प्लस और भी जैसा हमारा डेली रहता है न्यूज़पेपर एनालिसिस वैसा ही करने वाले हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो आज मैं आपके साथ एक आर्टिकल ये डिस्कस करने वाला हूँ। ये आर्टिकल एक्सप्लेनर पेज पर दिया हुआ है। आपको पता होगा द हिंदू का एक नया इनिशिएटिव है, हालांकि काफ़ी दिन हो गए इसको लगातार द हिंदू पब्लिश कर रहा है। ऑनलाइन एडिशन के अंदर एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है, ठीक है। तो उस एक्सप्लेन सेक्शन पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज आता है। तो यहाँ पर बात की गई है FATF को लेकर। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF ने अभी पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहने दिया है, ठीक है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रिटेन कर रखा है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि जो UAE है उसको अभी ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखो आर्टिकल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS पेपर 2 से आप लोग सिंपली इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो देखो इस आर्टिकल में बताई गई है FATF क्या है। तो FATF समझने के लिए ये जो पूरा डेटा दिया गया है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ FATF के बारे में। आप लोग स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे होंगे। देखो जो FATF है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब यह है कि जितने भी मेंबर्स FATF के अंदर देखने को मिलते हैं वो उन सब की सरकारें मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। इस बॉडी को बनाया गया था 1989 में, कब, जब G7 समिट चल रहा था पेरिस में, उसके दौरान इस FATF को बनाया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम लोग देखें तो इस बॉडी को बनाया क्यों गया, क्योंकि कोई पर्पस था होगा बनाने का, बिल्कुल एक पर्पस या फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव यह है
कि दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद हम लोग देख पाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो ब्लैक मनी है उसको गलत तरीके से वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, प्लस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इस FATF बॉडी को बनाया गया जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, कि अगर जिस भी कंट्री के अंदर ये एक्टिविटीज़ चल रही होंगी तो उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम लोग ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में इन कंट्रीज़ को डालते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन कंट्रीज़ की जो फंडिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा रोक दी जाती हैं, इनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि इनके पास प्रॉपर फंडिंग ना आए। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉपर फंडिंग नहीं पहुंचेगी तो वो टेररिज्म वगैरह तक फाइनेंस पहुंचेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैं भी आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को लेकर थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो पहले तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव समझा। नाउ अब हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो बॉडी है इसके रिगार्डिंग वनडे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस यहाँ पर UPSC पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये पेरिस के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखना टोटल 37 है, वैसे 2 क्या हैं, तो 2 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इन सबको मिलाकर ये 39 मेंबर्स इसके बन जाते हैं। क्वेश्चन ये है क्या भारत FATF का मेंबर है? जी हाँ बिल्कुल, इंडिया भी यहाँ पर FATF का मेंबर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं FATF के अंदर 2 लिस्ट बनाई गई हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे, ऑथर ने इस आर्टिकल के अंदर समझाया भी है। अगर हम लोग ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को देखते हैं तो ग्रे लिस्ट को हम लोग एज अ वार्निंग लिस्ट भी देखते हैं, कि मतलब किसी कंट्री के अंदर अगर ये FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, इस रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ वो कंट्री काम कर रही है, तो उसको पहले तो ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा कि अभी आप सुधार करना चाहते हो अपने अंदर तो सुधार कर लो, आपको इतना टाइम दिया गया है। अभी भी सुधार नहीं होगा तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, सारी फंडिंग आपके कंट्री की कट डाउन हो जाएगी। ये यहाँ पर डिफरेंस है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें FATF को लेकर तो देखो FATF के अंदर टोटल 49 आपको यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, 49 रिकमेंडेशंस देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बात की गई है कि कंट्रीज़ को फोकस करना है उन 49 रिकमेंडेशंस के ऊपर, और साथ ही साथ जो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है प्लस यहाँ पर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर FATF काम करता है, जो सा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर हुआ? नाउ अब हम लोग लिस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया ग्रे लिस्ट के बारे में। देखो आज के टाइम पर ग्रे लिस्ट के अंदर टोटल आपको 23 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के बारे में बात करें तो ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको टोटल 2 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। ग्रे लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इन 23 कंट्रीज़ में से जो रिसेंटली एक कंट्री ऐड हुई है, नई कंट्री, वो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट है, UAE। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा दिया था, है ना, और हालांकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, वो अलग से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन पढ़ा दिया था द हिंदू के वीडियो में। तो UAE भी अभी ग्रे लिस्ट के अंदर है। UAE के साथ साथ आप देख पाओगे जिम्बाब्वे, यहाँ पर ये कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली जिम्बाब्वे को अभी रिसेंटली बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको और कंट्रीज़ कौन सी देखने को मिलेंगी? पाकिस्तान देखने को मिलेगा, जो कि अभी भी करेंटली इस लिस्ट के अंदर है। म्यांमार है, म्यांमार में तो अपनी हरकत की वजह से, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री को है, तख्ता पलट कर रखा है वहाँ की आर्मी ने। उसके बाद मोरक्को, फिलीपींस, पनामा, सेनेगल, अल्बानिया, जमाइका, टर्की, ये कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि आज के टाइम पर ग्रे लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब देखो ग्रे लिस्ट के अंदर जब कंट्रीज़ होती हैं तो इनको मौका दिया जाता है कि आप अपने आप के अंदर सुधार कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पर ग्रे लिस्ट में अभी भी क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर आए, ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी बकवास भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। पाकिस्तान को टारगेट दिया गया 2019 के अंदर कि आपको अपने यहाँ पर एक 27 चीज़ें हैं उसको सॉल्व करना है, मतलब 27 प्रॉब्लम्स हैं, वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं, तो उनको आपको कंट्रोल करना है। आपके यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इनको कंट्रोल करना है। ये सारी बातें यहाँ पर दी गई किसको? पाकिस्तान को, कि आप इसको लेकर चलो तो हम लोग आपको बाहर निकाल देंगे। तो पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत तो काम किया, बट कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पर इन चीज़ों को वो कंट्रोल ज़्यादा कर नहीं पाया। लेकिन मोरोवर बात करें जून 2021 के अंदर पाकिस्तान को यहाँ पर फिर से 7 और पॉइंट्स दिए गए, मतलब पहले ऑलरेडी 27 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पर 7 और पॉइंट्स दिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान के पास टोटल, पाकिस्तान को बोला गया आपके पास यहाँ पर 32 पॉइंट्स हैं, मतलब 32 चीज़ें हैं जिसको आप लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब
मतलब इन 32 चीज़ों को सुधारना है आपके अपने कंट्री के अंदर। वो 32 चीज़ें कौन कौन सी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, बस खाली ओवरव्यू ले सकते हो। वो यहाँ पर टेररिज्म और इस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अभी क्या कर लिया, सॉरी 34 चीज़ें बता दी गई। तो 34 में से यहाँ पर पाकिस्तान ने 32 अपने जो भी एक्शंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो 32 चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, 32 चीज़ों के अंदर सुधार किया है। तो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पर अगर पाकिस्तान थोड़ा और सुधार कर लेता है, अपने जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सब के ऊपर सुधार कर लेता है, तो डेफिनेटली उसको आगे निकाल दिया जाएगा इस लिस्ट में से। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो पाकिस्तान का समझ में आ गया। बट अभी हमने ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या उनको मिलता है, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ अब यहाँ पर बारी है ब्लैक लिस्ट की। तो ब्लैक लिस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से जो भी कंट्री आती है उसको बहुत ज़्यादा खतरा पहुँच जाता है। करेंटली टाइम में यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर, एक आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, दूसरा ईरान आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाती है तो उसकी जो फंडिंग वगैरह है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। देखो ग्रे लिस्ट में तो फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ छूट मिल जाती है, बट ब्लैक लिस्ट के अंदर कहीं से कहीं तक छूट कुछ भी नहीं मिलती। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो बहुत सारी बैंकिंग की तरफ से जो भी फंडिंग होती है वो पूरी तरह से देश के अंदर कट डाउन कर दी जाती है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं FATF को लेकर। तो FATF आपका आज बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कुछ स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट सिनेरियो क्या है वो दोनों को मिक्सअप करके आपको समझा दिया है। चाहो तो आप लोग स्टैटिक पॉइंट्स को कुछ लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप PDF डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि अगेन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। अभी भारत के बहुत सारे बच्चे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनफैक्ट जो सुमी शहर है यूक्रेन के अंदर, वहाँ पर भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो वो भी उनको लाने के लिए भारत में हम लोग एक ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका नाम ऑपरेशन गंगा है। तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर घुमा फिरा के आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में इस इन्फॉर्मेशन के अंदर वापस से घुसें, क्योंकि हमें पता है, हमने ऑपरेशन गंगा के बारे में जान लिया है। प्लस ऑपरेशन गंगा के साथ साथ मैंने आपको और भी बाकी सारे ऑपरेशंस के बारे में भी रिसेंटली पढ़ाया है, आपको याद होगा। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो इस आर्टिकल पर हम लोग बिल्कुल लास्ट में आएंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। जब आप देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल, आपको इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, जो अगेन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग को इनको स्किप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 10 की। जब पेज नंबर 10 पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की गई है वेमेंस को लेकर, गर्ल्स को लेकर, दोनों आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे वेमेन के प्रति वेलफेयर को और बढ़ा सकते हैं, गर्ल्स के प्रति वेलफेयर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो बात की गई है। प्लस आज जो है एक एडिटोरियल भी आया है, एक नहीं कह सकते हैं 2 एडिटोरियल आए हैं इंटरनेशनल वेमेंस डे को लेकर, क्योंकि आज 8 मार्च है। 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वेमेंस डे भी देखते हैं। ठीक है, वेमेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान रखना। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात की गई है, लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है डोनेट आप पेंशन स्कीम। बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए आगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर ये डोनेट आप पेंशन स्कीम है क्या, मैं आपको एक एक करके सारे बेसिक्स यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने सोमवार में मतलब कल के दिन इस डोनेट अ पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीज़न यहाँ पे चाहे तो कुछ अमाउंट पे कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बिहाफ में। मान लो यहाँ पर आपके पास कोई ड्राइवर है, ठीक है, आपके घर पे कोई डोमेस्टिकेटेड वर्कर है, कोई भी यहाँ पर वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, और आपके पास कुछ अमाउंट है, आप उसके बिहाफ में वो अमाउंट पे करना चाहते हो, तो वो उसके बिहाफ में आप अमाउंट दे सकते हो, जो कि उसको उसके रिटायरमेंट के टाइम पर वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इस पेंशन स्कीम का। ठीक है, तो आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सिटीजन हो सकता है, वो कुछ प्रीमियम अमाउंट पे कर सकता है इस ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बिहाफ में। ये सारी चीज़ें कौन सी स्कीम में की जाएंगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के अंदर आज के टाइम पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट भी होती हैं, ध्यान रखना। जो ये पेंशन स्कीम है कोई नई नहीं है, पेंशन स्कीम को हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं 2019 के अंदर, जहाँ पर फोकस किया गया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर। ठीक है,
जो यहाँ पर डेली बेसिस का आपको वर्कर्स देखने को मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 14 है, जो कि लगभग 15,000 रुपये तक महीना कमा रहे हैं, तो वो सब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। कैसे? तो यहाँ पर वो लोग कुछ प्रीमियम अमाउंट यानी कि कुछ पैसा लगभग 55 रुपये से 200 रुपये तक, यहाँ पर जो भी उनका डिपेंड होता मतलब करता है कि कैसी कंडीशन है, तो उसके हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक यहाँ पर वो पे कर सकते हैं। और इसी सेम अमाउंट को सरकार वहाँ पे मैच करके जितना आप अमाउंट पे करोगे सरकार वहाँ पे उतना डाल देगी। ठीक है, ये आप लोग देखने को मिलेगा, तो आपके नाम पर वो पैसा रखा जाएगा। और जैसे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बिहाफ में ये पैसा रखा गया है, तो जैसे ही वो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको यहाँ पर पेंशन मिला करेगा 3000 मंथली रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये जो स्कीम है आज के टाइम पर, इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी 46.34 लाख एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो इसके बारे में अगर और थोड़ा सा डिटेल में कुछ फैक्चुअल डेटा को एनालाइज करना चाहते हो तो गूगल पर जाना, लेबर मिनिस्ट्री टाइप करना, वहाँ पर आपको उनकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, क्या फ़ायदा क्या है मैंने आपको बता दिया। इस स्कीम का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा ये जो डोनेट अ पेंशन स्कीम है बेसिकली ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर अगेन कोई भी सिटीजन को अलाउ किया जाएगा, आप हो मैं हूँ कोई भी सिटीजन से सबको अलाउ किया जाएगा कि वो एक प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है अपने डोमेस्टिक वर्कर को सपोर्ट करने के लिए। उसका ड्राइवर, हेल्पर, केयर गिवर, नर्सेस, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट पे किया जा सकता है उसके बिहाफ में। और जो डोनर है वो कितना अमाउंट, लगभग यहाँ पे बोला गया वो 660 से लेकर 2400 मतलब 660 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक सालाना कुछ पे कर सकता है उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के बिहाफ में। जब वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली जब वो वर्कर एक तरीके से अपनी एज पर आएगा, 60 एज पर आएगा, रिटायरमेंट की एज पर आएगा, तो उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ ये पेंशन के फॉर्म में पैसा मिल जाएगा। ये बेसिकली फोकस है इस डोनेट अ पेंशन स्कीम का। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मतलब स्कीम है, मतलब एक आइडिया अच्छा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा आर्टिकल, आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आपका ये पोर्शन बिल्कुल पूरी तरह से फिट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें आने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं। देखो इम्प्लीमेंट सबसे मेन चीज़ है, ये लागू होता है या नहीं होता वो आगे की बात है, अभी यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ को लेकर। क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है ये हमारी जो प्लानिंग है, सरकार ने प्लानिंग करी है कि लगभग 4 लाख लड़कियों को वापस से स्कूल के अंदर लेकर आया जाएगा, ऐसा यहाँ पर फोकस रखा जा रहा है। अब वो कैसे रखा जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारी केंद्र सरकार है इन्होंने यहाँ पर बैक टू स्कूल कैंपेन को लॉन्च किया है। यहाँ पे इनका मेजर फोकस है 4 लाख लड़कियों को वापस से स्कूल में एजुकेशन सेक्टर में लेकर आए। ठीक है, ये सारा काम किया जा रहा है न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम के अंदर में। पहली चीज़ यहाँ पर आपको पता होगा आंगनवाड़ी क्या होता है, नहीं पता है चलो मैं आपको थोड़ा सा आंगनवाड़ी के बारे में बता देता हूँ। देखो आंगनवाड़ी क्या है ना, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ आप देख पाओगे राज्य सरकार भी यहाँ पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर रही है। राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज, ये सब मिलकर यहाँ पर इस आंगनवाड़ी स्कीम को लेकर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था हमारी भारत सरकार के थ्रू 1975 में। यह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम का पार्ट था, जहाँ पर हम लोग बच्चों के विकास के ऊपर काम करते हैं। तो उसी बच्चों के विकास को देखने के लिए इस स्कीम को हम लोग लेकर आए थे, क्योंकि अगर ये आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन होते हैं तो यहाँ पर बच्चों की देखभाल होगी, बच्चों की केयर की जाएगी, खासकर उन बच्चों को जो हंगर है या मालन्यूट्रिशन की कंडीशन अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो वो कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा हटा देंगे। एग्जैक्टली क्या होगा, वहाँ पर अच्छा खाना दिया जाएगा, प्लस अब अच्छा खाना मिलेगा तो मालन्यूट्रिशन अपना आप खत्म हो जाएगा। मालन्यूट्रिशन क्या है, वो कुपोषण है। एक अच्छा खाना बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो वो कुपोषण हो जाता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद बात करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो आंगनवाड़ी सेंटर अभी हम लोगों को चलो ये बता दो कि एग्जैक्टली प्रोवाइड क्या क्या होता है, पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको 6 सर्विसेज देखने को मिलती हैं। एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब स्कूल से पहले की जो एक मतलब एजुकेशन सी होती है ना, नॉन फॉर्मल टाइप की, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और रेफरल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो क्लियर हुआ, ये आंगनवाड़ी सेंटर आपको समझ में आ गया। तो अब क्या है, इसी आंगनवाड़ी का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है न्यू सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम।
जो कि वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पर इनके अंडर में देखने को मिलेगा। ये इन्हीं की इस मिनिस्ट्री की स्कीम है। यहाँ पर मेजर फोकस रखा गया जो बच्चियाँ होंगी, जो गर्ल्स होंगी 11 से 14 एज ग्रुप की, 11 से 14 साल की, अब उनको आंगनवाड़ी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे आंगनवाड़ी का इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? अभी आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ, मेजर फोकस क्या है दिया है सरकार ने कि 11 से 14 साल की लड़कियों को आंगनवाड़ी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब पहले तो मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ 14 से 18 साल की जो यहाँ पर गर्ल्स हैं उन्हीं को यहाँ पर ये आंगनवाड़ी का सपोर्ट मिलेगा। आंगनवाड़ी का सपोर्ट मतलब आंगनवाड़ी में जो ये 6 सर्विसेज हैं वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्लियर हुआ? बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो इनका क्या हुआ, तो इन 11 से 14 साल की लड़कियों को हम लोग अलाउ करेंगे ये डायरेक्टली स्कूल के अंदर एनरोल हो। तो ये सरकार का प्लानिंग है कि डायरेक्टली अगर ये 11 से 14 साल की लड़कियां स्कूल में एनरोल होती हैं तो क्या होगा, इनको हम लोग वापस से स्कूल में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। तो इसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सब कोलेब्रेशन करेंगे, एजुकेशन ऑफिसर्स सपोर्टेड बाय ट्रैकिंग सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ, काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोलेब्रेशन किया जाएगा। उसके माध्यम से हमारी सरकार फोकस करेगी कि इन लड़कियों को हम लोग स्कूल में लेकर आएँ, जिसमें हमारा टारगेट है, हमारी प्लानिंग है कि हम लोग 4 लाख गर्ल्स को वापस से स्कूल के अंदर लेकर आने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। आज ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लेट हो चुका है, तो वीडियो को अगर रन करवाना है तो लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखाना है आप लोगों को। और हमने टारगेट रखा है आज 5 से 6 के लाइक्स का। तो जितने भी लोग यार, बहुत सारे लोग देखते हो, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हो और उसी से मोटिवेशन भी मिलता है, तभी मैं रेगुलर वीडियोस कर पाता हूं। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा और सपोर्ट कर सकते हो, मतलब लाइक करके एक छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। जो एडिटोरियल सेक्शन है पर्टिकुलरली हमारे पास आज 3 आर्टिकल थे, वैसे उसमें से 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। जैसा आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, प्लस क्यों चर्चा में, हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद एक ज़बरदस्त आर्टिकल, आज का आर्टिकल ऑफ द डे है, इंटरनेशनल वेमेंस डे के बारे में डिस्कशन किया है, प्लस वेमेन आज के टाइम पर भारत में क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रही हैं, हम लोग को क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ऑथर का है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल मतलब पूरा का पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखने को मिलेगा, तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है ये अगेन यहाँ पर वुमेंस डे के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो वुमेंस डे का टॉपिक है, तो दोनों ही आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का हम लोग एक आर्टिकल का एस्पेक्ट लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आर्टिकल के अंदर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक आर्टिकल ये भी था, बट आपको पता होगा ये वाला जो एडिटोरियल है इसको ऑलरेडी मैं आपके साथ 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। कब? तो यहाँ पे बात की गई चित्रा रामकृष्णा जी की। ठीक है, अब क्या है, ये इनको अभी सीबीआई के थ्रू अरेस्ट किया गया, संडे में अरेस्ट हो चुकी हैं ये। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, याद होगा, कल बताई होगी। एक बाबा के चक्कर में फंस गई थी। ठीक है, और एक तरीके से मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट पर होने के बाद 2013-14 की बात है, तो एक वर्चुअल बाबा थे। वर्चुअल बाबा मतलब उस बाबा को इन्होंने देखा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से बातचीत करती थी। और मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो है विश्वास करते हैं, हम लोग इन बाबा को लेकर चलते हैं, इन बाबा की सारी बातचीत मानते हैं। तो एक बाबा के ऊपर फोकस करती थी और उन बाबा को सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम था कि और किसको अपॉइंट करना चाहिए, किसको नहीं अपॉइंट करना चाहिए। तो बाबा ने एक व्यक्ति को अपॉइंट करवाया, सुब्रमण्यम का। ठीक है, अपॉइंट करवाने के बाद यहाँ पर बोला कि उस व्यक्ति की जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इनफैक्ट वो व्यक्ति पहले बहुत मिनिमल सी तनख्वाह में काम करता था, बट अभी के टाइम पे बात करें तो बाबा ने बोला इनसे कि उस व्यक्ति की तनख्वाह जो है आप 2 करोड़ 4.5 करोड़ यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। तो ऐसा इन्होंने किया क्योंकि बाबा की सारी बात मानती थी ये। अब क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, बीच में कोलोकेशन स्कैम भी देखने को मिला। तो कोलोकेशन स्कैम में भी यहाँ पर इनका हाथ देखने को मिला। कोलोकेशन स्कैम मैंने आप लोगों को काफ़ी बार समझा रखा है, एक थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है। आप लोग चाहो तो कल वाला वीडियो देख सकते हो। कल वाले वीडियो में मैंने आप लोग को ये कोलोकेशन स्कैम के बारे में बताया है। मतलब कि NSE यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जब हम लोग शेयर बाज़ार की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक NSE है, एक BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अब क्या होता है, जब NSE की ये MD थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, तो क्या हुआ, NSE के हेडक्वार्टर में जहाँ पर कंप्यूटर सब कुछ लगे पड़े हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब आप स्टॉक का ट्रेड करते हो, स्टॉक का व्यापार करते हो, मतलब स्टॉक परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सी प्रोसेसिंग लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप थोड़ा सा दूर हो तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोसेसिंग लग रही है, आप हेडक्वार्टर के पास में होंगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो उतना ही कम टाइम लेगी। तो कोलोकेशन स्कैम के अंदर भी यही हुआ था कि जो ये व्यक्ति थे, कुछ लोग यहाँ पर मिलकर ट्रेड कर रहे थे, वहीं हेडक्वार्टर में जहाँ पर उन कंप्यूटर के अंदर ट्रेडिंग चल रही है वहीं पर बैठ कर। ठीक है, जहाँ से सब कुछ यहाँ
पर स्टॉक्स बेच रहे हैं, यहाँ पर खरीदे, तो वहीं से यहाँ पर क्या हुआ, ये बैठकर वहीं पे कंप्यूटर के पास में अपनी ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा टाइम का बेनिफिट मिल रहा था। उनको जो चीज़ें वो 2-3 सेकंड पहले दिखाई पड़ रही थी। और यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग में आपको पता है 1-2 सेकंड के फ़र्क में भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, ये चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। तो ये कोलोकेशन स्कैम था। इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। आप डिटेल में थोड़ा समझना चाहते हो तो मैंने कल वाले वीडियो यानी कल या परसों वाले वीडियो में समझाया है, आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो क्या हुआ, ये सब कर रहे थे। अब बाबा, वर्चुअल बाबा ने यहाँ पर इनको बोला कि हाँ भाई इस व्यक्ति को अपॉइंट कर लो। तो पता है बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, सब कुछ होने के बाद पता चला जिस बाबा ने बोला था कि इस व्यक्ति को अपॉइंट कर लो, वही व्यक्ति पीछे बाबा बना हुआ बैठा था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आई। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है देश के अंदर। ये लेकिन बात जो है वो 2012, 13, 14 की ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से साल की यहाँ पर ये बात देखने को मिलती है। ये नया केस नहीं है, ये पुराना ही केस है जिसको लेकर अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट है, बस खाली एक एक करके चीज़ों को सुनते चलना। मैं लाइन टू लाइन यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर 3 जनों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बात की गई है वेमेन को लेकर। हम लोग आज 8 मार्च है और 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, और इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2022, मतलब इस साल का थीम क्या है, क्योंकि हर साल थीम चेंज होता है, ध्यान रखना। वन डे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली थीम भी पूछ लिया जाता है। तो इस साल का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो आज के टाइम पर अगर जेंडर इक्वालिटी होगी, जो मैन और वेमेन है, ठीक है, इनके बीच में एक इक्वालिटी देखने को मिलेगी, इनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं होता है, तो हमारा जो टुमारो यानी कि अगला दिन है, कल का दिन है, वो और ज़्यादा सस्टेन मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर एक थीम के तौर पर बताई गई। अब ऑथर यहाँ पर एक डेटा का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ 2018 स्टडी, तो 2018 की स्टडी है, किसने करी थी, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के थ्रू यहाँ पर स्टडी लाई गई थी। इस स्टडी के अंदर बताया गया लगभग 95% से ज़्यादा जो इंडिया के अंदर वर्किंग वेमेन है, जो काम कर रही हैं, वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। ठीक है, फॉर्मल वर्कर्स नहीं है, वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मजदूरी से जुड़ी हुई हैं, लेबर इंटेंसिव में है, लोअर पेइंग जॉब से उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उनकी जॉब कंडीशंस ज़्यादा अच्छी हैं नहीं, वहाँ पर उनको सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब यहाँ पर इनफॉर्मल वर्क हो गया। तो इस डेटा ने बताया भारत के अंदर 95% जो वर्किंग वेमेन है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बताया गया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी यहाँ पर बोला कि जो वेमेन्स इनफॉर्मल वर्क है वो आज के टाइम पर इज़ द सेंट्रल टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का, मैं आपको इसको समझाता हूँ। पॉवर्टी क्या है, सिंपल से आपको पता है, गरीबी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है, देखो गरीबी किसी के पास भी आ सकती है, मतलब कोई भी सफ़र कर सकता है पॉवर्टी से। बट आज के टाइम पर जब हम लोग एक ओवरऑल डेटा, एक बड़ा डेटा देखते हैं, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द वेमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। मेजोरिटी ऑफ वेमेन्स जो है वो यहाँ पर पॉवर्टी से सफ़र कर रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर मिलती है, ठीक है, WHO के साइड से। नाउ उसके बाद और क्या बताया गया, देखो इंडिया के अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ों पर काम चल रहा है। हम लोग मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, मतलब माओ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि जब कोई बेबी होता है तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर छूट मिलता है, बेबी होने से पहले यहाँ पर छूट मिलता है, तो कुछ यहाँ पर लीव्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये जो मैटरनिटी लीव वगैरह हैं वो सब एक एक्ट के माध्यम से दी जाती हैं। उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जो मैटरनिटी लीव मिल रही है वेमेन को, वो 26 वीक्स तक की मिल रही है। ठीक है, 26 सप्ताह की यहाँ पर छुट्टी मिलती है जब भी यहाँ पर कोई वेमेन यहाँ पर प्रेगनेंसी के तौर पर है। तो क्लियर हुआ, ध्यान रखना इसके बारे में। यानी कि यहाँ पे होता है क्या है, अब बच्चा अगर यहाँ पर जन्म लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी केयर के ऊपर भी ध्यान देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ छुट्टियाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं वेमेन को। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जो भी ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो भी मिल रहे हैं यहाँ पर, वो सब प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर वाली वेमेन वर्कर्स को, मतलब जो हाई प्रोफेशनल्स काम कर रही हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया 95% वेमेन आज के टाइम पर इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड हैं, इनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5% वेमेन को इस मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलता है, और वो 5% वेमेन जो हैं वो पहले से ही काफ़ी मतलब प्रोफेशनल्स वर्क के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ क्रैश फैसिलिटीज़ भी देते हैं। क्रैश जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ।
मैंने एक जगह लिख रखा था क्रैश के बारे में। देखो क्रैश बेसिकली एक नर्सरी होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं या फिर यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका ध्यान दिया जाता है पूरे दिन में। जैसे हमारी आंगनवाड़ी हो गया है ना, जहाँ पर बच्चों को दिन भर का पूरा अच्छे से तरीके से केयर किया जाता है, वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये क्रैश फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर बच्चों की केयर के लिए वर्क किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रैश फैसिलिटीज़ भी आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ज़्यादातर बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े से जो ज़्यादातर बेनिफिट देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर फॉर्मल वर्कर वाली वेमेन को देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, ये आर्टिकल में ऑथर ने समझाया। उसके बाद ऑथर ने इस ILO स्टडी के बाद एक दूसरी स्टडी ली, एक दूसरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी है ये 2016 के अंदर होती है और यहाँ पर ये बताती है कि आज के टाइम पर जो हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेमेंस फेस कर रही हैं कि यहाँ पर जो उनकी चाइल्ड केयर सर्विसेज है वो क्वालिटी वाली नहीं मिल पाती। मतलब अब यहाँ पर बेबी ने जन्म लिया, उसको अच्छे से यहाँ पर उसका टेक केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर उस चाइल्ड केयर सर्विसेज को जो भी प्रोवाइड मिलती है, मतलब जो ये अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं चाइल्ड केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर एक क्वालिटी लेवल की नहीं है। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम दूसरी देखने को मिलती है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो वेमेन है उनको और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती हैं। जैसे हम लोग बात करें तो उनको मतलब कि ये प्रॉब्लम आती है कि जॉब से हटा दिया जाता है या उनकी जो अर्निंग है वो यहाँ पर बंद कर दी जाती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, मतलब वेमेन को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वेमेन, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। ये सारी बातें ऑथर ने बोली हैं, ILO स्टडी ने बताई हमें एग्जैक्टली। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रॉब्लम क्या है, इंडिया आज के टाइम पर बहुत कम ध्यान दे रहा है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें खासकर, देखो होता क्या है, एक इनफॉर्मल वेमेन के लिए, जो मान लो इनफॉर्मल वेमेन वर्कर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके बच्चों की केयर हो जाए। ठीक है, उसके बच्चों को एक केयर सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो काम कर रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी कंडीशन पड़ी है जिसकी वजह से उस वेमेन को काम करना पड़ रहा है, इनफॉर्मल वर्क करना पड़ रहा है, तो उसके बाद वो चाहती हैं कि यहाँ पे मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से थोड़ा सा ग्रो अप हो पाए। अब क्या है, भारत ने उसके ऊपर जो फोकस है वो थोड़ा सा कम रखा है। हम लोगों को उस केयर प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं हम लोग केयर प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। उसके लिए 3 तरीके हैं, 3 तरीकों को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर लेकर चलना होगा। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग ICDS बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के विकास के लिए काम किया जाता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। प्लस जो नेशनल क्रैश स्कीम्स हैं, क्रैश स्कीम्स मतलब जो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बच्चे और जो एक तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से केयर प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा करती है। तो उन स्कीम्स को वापस से जीवित करना, क्योंकि वो स्कीम सही से फोकस नहीं कर पा रही है, तो उन स्कीम्स को वापस से खड़ा करने के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। प्लस मैटरनिटी बेनिफिट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर फिर भी इतने मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक माँ जो कि यहाँ पर एक प्रेगनेंसी के स्टेज में उसने यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया, फिर उसके बाद का टाइम, तो यहाँ पर उस दौरान यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट्स इतने अच्छे मिल नहीं रहे हैं आज के टाइम पर, तो उसको भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, मैं आगे वो भी समझाऊंगा। तो अच्छा आर्टिकल है ये वाला। उसके बाद ऑथर ने पहला स्टेप बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हम लोगों को वुमेन्स की कंडीशन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट करना है। तो पहला स्टेप है ICDS को एक्सपैंड कर देना, इसको और ज़्यादा बढ़ा देना। और ICDS मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो ICDS है, देखो इसका मेजर काम क्या है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं इस ICDS के अंदर ना, आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या होता है मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना होगा, जो कि ICDS के अंदर में आ रहे हैं। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम लोग ऐसे डेवलप करें कि ये जो सेंटर्स हैं वो मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एक अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाएं। मतलब कि अगर एक माँ ने उस सेंटर में अपने बच्चे को छोड़ दिया है तो वहाँ पर उस बच्चे का अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिले, उसको अच्छा खाना मिले, उसको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले, क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट हो, उसको थोड़ी सी एजुकेशन मिले, जो प्री एजुकेशन होती है वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक वेमेन चाहती है, ताकि वेमेन यहाँ पर अपनी टेंशन खत्म करके वो अपने वर्क में एंटर कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सारी बात कब की है, जब यहाँ पर बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद की। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं कि अपने जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यहाँ पे बोला देखो ये सब तो हम प्रोवाइड करवाते हैं, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर यह है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये जो कुछ सेंटर्स हैं जो बच्चे के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ ही घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वापस से बच्चों को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वेमेंस के लिए, यहाँ पे बताएगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। और साथ साथ बताया गया
पहले हम लोगों ने देखा है कि जो चिल्ड्रन है आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर मदर्स को अलाउ किया जाता है पेड वर्क के लिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ऑलरेडी बता ही चुका है कि हम लोग यहाँ पर अर्ली एजुकेशन चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब कि जो भी बच्चा है 0 से 6 साल का, ठीक है, तो उनको हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर काफ़ी सारे फ़ायदे तो हैं, बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है, प्रॉब्लम यह है कि इसका टाइम पीरियड यानी जो जिस घंटे ये ओपन हो रहा है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। तो जो आवर्स ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर से हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ताकि जो ये विमेन की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि विमेन वर्क पर चली जाती हैं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया। प्लस यहाँ पे बताया गया एक सबसे बड़ा सुधार हम लोग को क्या करना चाहिए, आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं, जो कि बच्चों की केयर के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी हेल्पर आपको देखने को मिल जाते हैं, वो उनके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, और वो लोग अंडर पेड है, मतलब उनको एक अच्छी सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं। तो करना क्या होगा, उनकी सैलरीज बढ़ाओ, प्लस उसके बाद यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा और यहाँ पर वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर इन सेंटर्स के अंदर होने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी के बच्चों में यहाँ पर ध्यान दे सकें और एक क्वालिटी सर्विस वो लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकें। क्लियर हुआ? यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। उसके बाद पहला तो सजेशन यहाँ पर ऑथर ने दिया, ये काम कर सकते हैं हम। दूसरा सजेशन ऑथर ने दिया, जो क्रेश स्कीम है उसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं। क्रेश स्कीम ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बेबीज़ के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा। जो नेशनल क्रेज स्कीम्स आज के टाइम पर हम लोग क्रैश स्कीम्स देखने को मिलती हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है गवर्नमेंट फंडिंग, मतलब सरकार की फंडिंग प्रॉपर इन स्कीम्स के पास आती नहीं है। अब फंडिंग नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो स्कीम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम कर नहीं पाएगी, फेल मार जाएगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो फंडिंग प्रॉपरली आपको वो करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पर और क्या बताया गया, जो आज के टाइम पर देखो क्या कर सकते हैं, क्रैशेस क्या होता है, कभी कभी ये जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, लेकिन हम लोग एक पॉसिबल काम ये कर सकते हैं, जो ये क्रैशेस हैं वो यहाँ पर बहुत सारे क्रैशेस होते हैं कि जो जहाँ पर विमेन काम कर रही है, जो उस विमेन का वर्क प्लेस है, वहीं पर पास में ही कुछ क्रैशेस होते हैं जहाँ पर उस विमेन को फ़ायदा मिल जाता है। विमेन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, ठीक है, अपने बच्चे को वहाँ पर दूध पिला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, कोई इमरजेंसी हो गई तो वहाँ पर विमेन अटेंड कर सकती है। तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो क्रैशेस अगर यहाँ पर वर्क प्लेस जहाँ पर बहुत सारी विमेन वर्क कर रही हो, ठीक है, तो अगर वहाँ पर इस प्रकार से क्रैशेस लगा दिए जाएँ तो बेसिकली इसमें भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये जो मॉडल है कि जाने वर्क प्लेस के पास में अगर क्रैशेस होंगे, तो इस वाले मॉडल को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है सक्सेसफुली। एक एसोसिएशन है सेवा एसोसिएशन की फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्समैन सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन एसोसिएशन। तो यहाँ पर इसका नाम देखने को मिलेगा, आधा ऊपर है आधा नीचे, यार इस वजह से ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बाकी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अलग से, वो एग्जांपल्स आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। प्लस ऑथर ने यहाँ पर कुछ और बेनिफिट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ऑथर क्या क्या बोल रहे हैं कि एक सुझाव ICDS को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड करो, क्रैश स्कीम्स को आप थोड़ा सा रिवाइटलाइज कर सकते हो। दूसरे यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, देखो बहुत सारी जो वेमेन है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इनको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता। देखो मैटरनिटी बेनिफिट्स मतलब जो भी मैंने आपको बताया, जब यहाँ पर उनका टाइम पीरियड चल रहा है, जो प्रेगनेंसी का उसके बाद पोस्ट बर्थ का, तो यहाँ पर उनको एक तरीके से कुछ बेनिफिट्स इतने मिलते नहीं हैं। तो उनको क्या करना पड़ा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पर उनको आना पड़ रहा है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर में यहाँ पर उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब वो इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। देखो इस एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर रजिस्टर करवाती हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, बोला जाता है 6,000 रुपये हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो बच्चे की थोड़ी सी केयर कर सके। बट होता क्या है, स्कीम को इम्प्लीमेंट करते करते यहाँ पर 6,000 की जगह 5,000 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पैसा रिड्यूस हो जाता है, और या इस अमाउंट में यहाँ पर प्रॉपरली एक तरीके से केयर हो पाएगी, तो ऐसा भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? और आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग मैटरनिटी स्कीम्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि तमिलनाडु में आपको यहाँ पर डॉक्टर मुथुलक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम देखने को मिल जाएगी, राजस्थान में इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम देखने को मिल जाएगी, उड़ीसा में ममता स्कीम है, गुजरात में कस्तूरबा पोषण सहाय योजना देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको कौशल्या मैटरनिटी स्कीम देखने को मिलेगी। तो ये सारी स्कीम्स आज के टाइम पर वर्क कर रही हैं, ताकि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा गैप है उस गैप को भरा जाए और वेमेन को यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिल जाए। लेकिन इन सब में से एक सबसे टॉप की स्कीम है वो कौन सी है, वो यहाँ पर तमिलनाडु की देखने को मिली है। तमिलनाडु की सबसे एक्सपेंसिव और एम्बिशियस स्कीम है, जो कि यहाँ पर ऑफर करती है 18,000 रुपीज़ इन कैश एंड काइंड फॉर 2 लाइव बर्ड्स। यहाँ पर 2 बच्चों के लिए इतना अमाउंट यहाँ पर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो।
क्लियर हुआ। तो लास्ट में ऑथर लिखते हैं कि भाई आपको ये चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब तक यहाँ पर ये काम नहीं होगा, जब तक यहाँ पर आपके पास अफोर्डेबल और क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज नहीं हो पाएंगी, तब तक यहाँ पर वेमेन को कोई फ़ायदा इतना मिलेगा नहीं। इनफॉर्मल वेमेन जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। अब बर्डन बढ़ता चला जाएगा तो इससे वेमेन्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फोकस कर सकते हैं इन कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिससे यहाँ पर वेमेन को थोड़ा सा आराम मिल जाए। क्लियर हुआ। ये एक एक बात हमने यहाँ पर समझ ली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल हो गया लेकिन ज़बरदस्त था। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आपको अच्छे तरीके से नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बात की गई है सील्ड कवर के बारे में। ठीक है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस इज अपेलिंग। मुद्दा क्या है, मैं आपको मुद्दा समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है एक अपील को। अब वो अपील फाइल किसके थ्रू करी गई थी, मीडिया वन के थ्रू, एक मलयालम टेलीविजन चैनल है, इसके थ्रू एक अपील करी गई थी। ठीक है, कि भाई इसका जो लाइसेंस है वो यहाँ पर अभी एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया, लाइसेंस इसका रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तो लाइसेंस रिन्यू करने के लिए अपील कर रहा है, बट यहाँ पर फिलहाल केरला हाईकोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। अब इसका जो लाइसेंस है वो हमारी जो एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने मना कर दिया, हम लोग इसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने वाले। ठीक है, नया नहीं करेंगे, क्योंकि रिन्यू नहीं करोगे लाइसेंस तब तक वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा आगे। तो लाइसेंस रिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइसेंस यहाँ पर रिन्यू ना करने के पीछे के रीज़न है जो मिनिस्ट्री ने खुद बताया, वो है नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर ये टेलीविज़न चैनल काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये सारी चीज़ें होती हैं एक तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो ये है, अब इन्होंने यानी कि इस टेलीविज़न चैनल के ऊपर, टेलीविज़न चैनल कोई तो यहाँ पर इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है, तो इस टेलीविज़न चैनल ने क्या किया, इसने यहाँ पर अपना जो केस रखा है वो यहाँ पर रखा है सील्ड कवर के अंदर में। ठीक है, सील्ड कवर के अंदर में यहाँ पर जुडिशरी को सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। सील्ड कवर का मतलब एक एनवेलप के अंदर यहाँ पर सारी बातें अपनी रखी हैं जुडिशरी के पास में। अब क्या होगा, वो बातें किसी को नहीं पता चलेंगी, जुडिशरी को पता है वो बातें और किसी को नहीं पता चलेंगी, मतलब एक एनवेलप के अंदर यहाँ पर बताया गया। यही यहाँ पर ऑथर बोलते हैं जो ये सील्ड कवर वाला जो जूरिस प्रेसिडेंट्स ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको देखने को मिलता है ना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सा नज़र आता है। वो क्या क्या है हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। पहली चीज़ देखो जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है वो यहाँ पर यह है कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस आखिरकार होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ध्यान रखना, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 अपने पॉलिटी और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये सील्ड कवर वाला सिस्टम है, ये एक प्रैक्टिस है जो कि यूज़ की जाती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और कभी कभी जो लोअर कोर्ट्स जैसे हाई कोर्ट वगैरह हैं, यहाँ पर भी केरला हाई कोर्ट ने यूज़ किया, तो कभी कभी यहाँ पर लोअर कोर्ट्स भी इसका इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन को लेती हैं सरकारी एजेंसीज के माध्यम से सील्ड एनवलप में, मतलब एक एनवलप के अंदर यहाँ पर इन जुडिशरी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करी जाएगी जजेस के थ्रू, मतलब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जजेस के पास रहेगी, दूसरे के वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। मतलब अगर दूसरे कोई क्वेश्चन उठाना हो, जजमेंट क्या है, क्या चीज़ है, वो सब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक केस पहुँच गया है यहाँ पर एक सील्ड एनवलप के अंदर। क्लियर हुआ। तो एक स्पेसिफिक लॉ तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। आप कहोगे हमारे संविधान में सील्ड कवर लॉ के बारे में कुछ है, कुछ चीज़ें हैं क्या, तो ऐसा कहीं पर भी ऐसा डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सील्ड कवर को लेकर कुछ पावर्स बताई हुई हैं। वो कहाँ पर हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये वाला पॉइंट आपको उस आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेगा, ये अलग से इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया के ऊपर मेंशन्ड है, तो वहाँ पर से मैंने उठाया और यहाँ पे आपको दे दिया है। तो बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 के अंदर आपको सील्ड कवर को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन्ड वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी कोई अलग से स्पेसिफिक लॉ है नहीं। अब हो क्या रहा है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। ऑथर यहां पर बोलते हैं कि ये जो सील्ड कवर वाला सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारा इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, आलोचना की जाती है। आलोचना कैसे की जाती है, सबसे पहला पॉइंट देखो, जो क्रिटिक्स हैं यहाँ पर इस प्रैक्टिस की, वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक फेवरेबल चीज़ नहीं है ये। ठीक है, आप फेवरेबल चीज़ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पर चीज़ों किसी को कुछ पता ही नहीं चल रही है। एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, जिसके ऊपर आर पार देख सकते हैं, एक साफ़ सफाई सी चीज़ें, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक एनवेलप के अंदर सब कुछ गया, जुडिशरी उस इन्फॉर्मेशन को देखेगी, उसके हिसाब से काम करेगी और किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, ये बताया गया हमारे इंडियन जुडिशल जस्टिस सिस्टम के अंदर में। सबसे बड़ा क्रिटिक यही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिल सकता है कोर्ट डिसीजन के अंदर।
जैसा मैं आपको बताता हूँ, जजिस के पास इन्फॉर्मेशन आई और जजिस ही उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर वो जो कोर्ट है वो कोर्ट अपने हिसाब से उसको लेकर जजमेंट दे पाएगा। कोई अगर क्वेश्चन उठाता है, उसको पता ही नहीं पहली बात मुद्दा क्या है, वो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन उठा पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पहले तो आप सोच सकते थे भाई आपने किस बेसिस पर ये डिसीजन लिया है, किस बेसिस पर यहाँ पर ये दिया, लेकिन आपके पास पता ही नहीं है ये इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट अपने हिसाब से ये काम कर लेता है। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो सील्ड कवर प्रैक्टिसेस है, इसकी वजह से जो एक्यूज पार्टी है, एक्यूज पार्टी मतलब जिसके ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, कभी कभी यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रॉपरली मिलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि मतलब कि एक फेयर ट्रायल जो होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा। देखो होता क्या है, हमारी जुडिशरी इस सील्ड कवर वाले टॉपिक को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। 2019 के जजमेंट की बात है, 2019 में एक केस आया था, केस ऑफ पी गोपालकृष्णा वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोल चुका था जो डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्लोजर होगा टू द एक्यूज्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस एनवेलप के अंदर में, तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो एक्यूज्ड है बेसिकली, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्क्लोज करना होगा। लेकिन एक मतलब मुद्दा ये भी उठता है, एक पॉइंट ये भी आता है, जो आलोचना होती है इसकी वो ये होती है कि जिसके ऊपर मतलब एक्यूजिशन लगाए गए, एक्यूज्ड पर्सन है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको बोल चुका है कि भाई आपको बताना होगा, आपको डिस्क्लोज करना होगा, जिसके प्रति यहाँ पर जिसके प्रति सारे के सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको उसके बारे में उसको डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस फिर उसके बाद बताया गया बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि यहाँ पर इस सील्ड जूरिस्प्रूडेंस को लेकर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात, आपने राफेल डील के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। राफेल डील यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल डील रही है। ठीक है, हम लोग बात करें इस कॉन्ट्रोवर्शियल राफेल जेट डील को लेकर, तो एक बेंच थी जिसको हेड किया था CJ रंजन गोगोई जी ने साल 2018 के अंदर। यहाँ पर इन्होंने जो सेंटर से, जो केंद्र सरकार से उनसे कहा कि आप कुछ डिटेल्स वगैरह हमें सबमिट करो, और वो जो डिटेल्स सबमिट करी गई थी वो सब सील्ड कवर के अंदर डिटेल्स सबमिट करी गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट एजेंसी जब डिटेल सबमिट करती है सील्ड कवर के अंदर, वो यहाँ पर सील्ड कवर वाला सिस्टम होता है। तो अब इस डिटेल के बारे में किसको पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जजेस को पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार का एक केस हुआ था भीमा कोरेगांव केस, आपको पता होगा। जब भीमा कोरेगांव केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अब यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर विश्वास किया, रिलाई किया, जो कि महाराष्ट्र पुलिस के थ्रू यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो अगेन सील्ड कवर के अंदर थी। तो यहाँ पर बोला गया देखो सील्ड कवर के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऑथर एट द लास्ट। देखो ये सारे केसेस के बारे में बताए गए, जिसमें से मैंने टॉप 3 केसेस आपको समझा दिए हैं। तो ऑथर बोलते हैं ये जो सील्ड कवर का सिस्टम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर इनफैक्ट जो एक्यूज्ड व्यक्ति है, क्योंकि उसको ही नई चीज़ें बताई जा रही है, तो एक्यूज्ड व्यक्ति को तो बताना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर आपको एक्यूज्ड पर्सन के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल में ऑथर लिखते हैं। बहुत सिंपल से शब्दों में मैंने आपको ये आर्टिकल समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन PDF आपको मिली जाएगी, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। इन केसेस के अलावा और भी केसेस समझाए गए, बस यहाँ पर 2-3 केसेस बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने का इतना ही टाइम है अपने पास। 2-3 केसेस बहुत हैं जो कि हम लोग इसको कोट कर सकते हैं अगर कुछ इस प्रकार से चीज़ों को लिखने को आता है तो। साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर ये भी बोलते हैं कि अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर इन मीडिया जो टेलीविज़न चैनल है, इनको अभी इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा, इनके लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो वायलेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हक है ऑक्यूपेशन का, बिजनेस का, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया, तो इनके राइट्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑथर का मेंशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो आपको आज एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सील्ड कवर का। आगे चलते हैं। उसके बाद आप लास्ट में जब वर्ल्ड पेज देखोगे तो यहाँ पर भी अगेन सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन। ठीक है, यहाँ पर 5000 रशियंस को डिटेन कर दिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस इन्वेजन के अगेंस्ट में। ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर रशिया ने अभी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को ऑफर किया है।
ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स पर पब्लिश करता ही रहता हूँ। बाकी यहाँ पर आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक आध अगर छोटा मोटा आर्टिकल रह गया होगा, क्योंकि लास्ट में मैं फिर से इस बार एक बार न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र मार लेता हूँ, एक का दुक्का रह गया होगा तो उसको वापस से कवर करवा दिया जाएगा। बाकी आपको पता होगा मैं संडे का साइंस एंड टेक पोर्शन डिस्कस नहीं कर पाया हूँ और आज भी नहीं कर पाऊँगा। बेसिकली थ्रोट में काफ़ी पेन है, तो आप लोग देखो परेशान मत हुआ करो यार, क्योंकि होता क्या है थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। बट यहाँ पर मैं जैसे ही मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है मैं सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और बाकी जो आपके साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हैं वो भी आने वाले टाइम पर एक भी दिन जैसे ही मिलता है, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ आर्टिकल्स बहुत कम है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो उसी दिन मैं आपके साथ वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी नहीं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप काफ़ी टाइम लगाकर आप अपना काफ़ी टाइम इनफैक्ट यहाँ पर डिनोट कर रहे हो इस पूरे के पूरे वीडियो के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव होना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसको इफेक्टिव मैं करता भी हूँ, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, आगे भी ऐसा करता रहूँगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप गाइस आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, एक चीज़ और, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो के लास्ट में ढूंढने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उनको वो आंसर मिल नहीं पाएगा। एक सेकंड। तो 2008 पे क्वेश्चन पूछा गया था कि माल्टा कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। माल्टा जो लोकेटेड है वो मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच है, ठीक है। इटली यहाँ पर साउथ में है, लिबिया यहाँ पर नॉर्थ साइड में लोकेटेड है माल्टा के, ये बताया गया, तो ध्यान रख सकते हो। बाकी जो लोकेशन वगैरह आती रहती है वो हम कवर करते ही रहते हैं। आगे चलते हैं। अरे हाँ, लास्ट में यहाँ पे एक और आर्टिकल लग गया था, मुझे याद आ गया, मतलब एक अच्छा आर्टिकल है पॉलिटी का, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बात की गई है। राजस्थान यहाँ पर क्या करेगा, पब्लिक हेयर सिस्टम को बूस्ट करेगा अपने गांव के अंदर, मतलब लोगों की सुनवाई की जाएगी, लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको यहाँ पर अच्छे से एड्रेस किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस डिमांड में क्या हुआ, 2018 की बात है, जब इलेक्शन वगैरह की टाइम थी, तो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में मेंशन कर दिया गया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान यहाँ पर लेकर आया कि हम एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बिल को लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद इसको लेकर आया नहीं गया। बाद में जवाबदेही धरना चला, जहाँ भी बोला गया भाई इसको लेकर आओ, तो उसके बाद यहाँ पर अब वापस से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नाउ यहाँ पर राजस्थान आया है एक ड्राफ्ट बिल के साथ। ये ड्राफ्ट बिल का मेजर फोकस यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गवर्नेंस सिस्टम है, जो भी गवर्नेंस हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल आपका सिंपली आपके जीएस पेपर 2 के अंदर गुड गवर्नेंस का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कह सकते हो कि सरकार बहुत सारी पावर्स देगी यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है कि जो सरकार काम कर रही है उस पर लोग क्वेश्चन उठा सकें, उसी को हम प्रॉपर डेमोक्रेसी बोल सकेंगे। लोगों की सुनवाई की जा सके, जो पब्लिक है उनकी सुनवाई की जा सके, ठीक है। सोशल ऑडिट यहाँ पर देखने को मिल सके। सोशल ऑडिट का मतलब यहाँ पे किसी पब्लिक ने क्वेश्चन उठा दिया कि भाई आपने ऐसा ये क्यों किया है, इसमें पैसा इतना खर्च क्यों किया है, तो उसको यहाँ पर अच्छे से जवाब देना सरकार को, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, उनका जो ग्रीवेंसेस है उनको रीएड्रेस करना, तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, राजस्थान लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कि ऐसे और भी जगह चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए जहाँ पे लोगों की सुनवाई हो, इसी को हम लोग प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरह देख पाएंगे। क्लियर हुआ। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।